गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर आपके माइक बंद है। सौरभ चलो बात हो गया है। क्वेश्चन जो है आज, अच्छा आज के लिए ऐसे क्या होगा आपके पास ना? सर कौन सा ऐसे है कुछ? सर डिजिटल इंडिया से इंडिया भारत, डिजिटल भारत। अच्छा अच्छा, समझ में तो आ गया ऐसे। कम से कम मैं देखो मैं ये सोच रहा हूँ कि कम से कम आप हफ्ते में एक ऐसे जरूर लिखें, एक निबंध आप जरूर लिखें। जैसे 5 दिन जो भी क्लास होती है तो उसमें एक क्लास ऐसे का ही रखें। उसमें फायदा आपको ये होगा कि बहुत सारी चीजें हैं जो आपको। मैंने लिखा है ऐसे आज। अच्छा, आज वाला लिखा है जो भेजा था। चलिए आज के क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। और अच्छा ये लिखा तो है, अच्छा सौरभ का है ये, ठीक है। और ये डिजिटल इंडिया टू डिजिटल भारत, ये ऑडिटोरियल आया था, शायद आपको याद होगा कुछ दिन पहले। परसों आया था, परसों आया था, द हिंदू में आया था, ठीक है। डिजिटल इंडिया से डिजिटल भारत की तरफ जाना, तो ये 1200 शब्दों में है। सब 500-600 के आसपास तो है सर, 1200 नहीं है हमारा भी। ठीक है, देखिए इसको समझिए पहले। इसमें डिजिटल इंडिया से डिजिटल भारत की ओर, इसमें क्या क्या लिखना है और वो पहले समझ लेना है, ठीक है। तो यानी पहले हमने डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया। डिजिटल इंडिया का मतलब है कि हमने जो भी सर्विस है, जो हमारे काम है, जो हमारा वर्क है, उसको हमने ऑनलाइन करना शुरू किया, ठीक है। जो हमारा वर्क है उसको हमने ऑनलाइन शुरू किया। वो चाहे वर्क फिर कोई भी वर्क हो, कोई भी हो, है ना, कोई भी हो, चाहे वो और किसी भी तरह से हो। डिजिटल का मतलब है कि हम चीजों को पेपरलेस करते जा रहे हैं। पेपरलेस करना डिजिटल फॉर्म में होता है। और हमने आपको बताया था कि डिजिटल और ऑनलाइन में डिफरेंस क्या होता है। ये जो हम अभी बात कर रहे हैं आपसे, क्लास की डिस्कस कर रहे हैं, ये ऑनलाइन है। और डिजिटल का मतलब होता है किसी हम विजुअल फॉर्म में, किसी वर्चुअल फॉर्म में, या किसी पेपरलेस हम वर्क करते हैं, उसको हम डिजिटल कहते हैं, डिजिटल, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये बोर्ड हमारा लगा हुआ है, ये बोर्ड अभी अप्लाई का है, उसके हटा के हम डिजिटल बोर्ड लगा देते हैं, वो होगा डिजिटल बोर्ड। अब डिजिटल बोर्ड में अगर यहाँ पे बच्चे सामने बैठ जाए, हम डिजिटल बोर्ड से ही पढ़ाना शुरू कर दें, तो वो ऑनलाइन नहीं होगा, वो डिजिटल होगा। तो मेन चीजें यही है कि कैसे हम लोग पहले हमने जो अर्बन के कामों को, अर्बन के काम है उनको पहले करना शुरू किया। अब हम गांव की तरफ जा रहे हैं,
भारत का मतलब है हम गांव, यानी पहले तो आपको उन सेवाओं के बारे में लिखना पड़ेगा जो नगरों में डिजिटल फॉर्म में दी जा रही थी। उसके बाद अब कौन कौन सी वो सेवाएं हैं जो ऑनलाइन प्रोवाइड की जा रही हैं ग्रामीण भारत में। ठीक है, यही चीजें हैं और कुछ भी नहीं है। तो क्या लिखा एक बार देखते हैं। डिजिटल इंडिया से डिजिटल भारत की तरफ बढ़ना एक जरूरत सी बन गई है। जिस तरह भारत कोविड-19 से जुड़ा है उसी तरह लॉकडाउन ने, ठीक है, ये बात तो सही है। देखो पहली चीज हमें एक चीज बताएं आपको, जैसे आपने इस जब जैसे अगर आपको शब्द ज्यादा लिखने हैं तो आप इनको भी एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना, इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो, इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद ये चीजें यहाँ से लिख सकते हो, ये चीजें यहाँ से लिख सकते हो कि क्यों हम बढ़े उधर। और कुछ आपको एग्जाम्पल भी लिखना पड़ेगा। डिजिटल भारत, देखो आपको पता है आधार कार्ड गांव में बन जा रहा है, ठीक है, जन सेवा केंद्र है, वहां लोग पैसे निकाल रहे हैं, पैसे डाल रहे हैं, ठीक है, और जो इंतखाब हैं, जो जो जमीन जायदाद, जो जो कागज हैं जमीन के, वो ऑनलाइन हो रहे हैं, ठीक है। आपका कोई सर्टिफिकेट है, इनकम है, कास्ट है, डोमिसाइल है, कोई भी है, वो आपका ऑनलाइन हो रहा है। आपका यानी जो आपका फॉर्म भी ऑनलाइन भरा जा रहा है। और जो चीजें पहले लॉकडाउन की वजह से हमें इस जो हमारी एजुकेशन थी वो भी डिजिटल फॉर्म में हो गई है। तो ये सारे आपको एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे कि हम कैसे कैसे गांव में गए हैं डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। बाकी तो सही है। ये जो आपने लिखा है, द हिंदू का पढ़ के लिखा था कैसे लिखा है? द हिंदू का पढ़ के लिखा है। द हिंदू का पढ़ के लिखा है। उसमें तो बहुत ज्यादा लिखा हुआ था, मुझे लगा कम से कम उसमें तो 10-12 हजार के आसपास वर्ड थे, ठीक है। तो ये केवल स्टार्टिंग का है उसका, है ना। तो आपको ये सारे एग्जाम्पल भी दीजिए कि क्या क्या हमने किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, क्या, अच्छा अगले पेज में क्या है, अच्छा ये है इसी, कम से कम हर हफ्ते एक ऐसे जरूर लिखिए आप, इससे आपका मेंस का आंसर राइटिंग बहुत अच्छा होगा। भारत की एक बड़ी आबादी इंटरनेट का प्रयोग करती है, जैसे है किराना की दुकान, कपड़े की दुकान, बाजार, ठीक है, ठीक है। पीएम बानी, है ना, के माध्यम से रेलवे स्टेशन सर्विस, ठीक है। अच्छा ये डेटा भी लिखा है, सही है, ठीक है। मतलब वही चीज लिखना है आपको जो, क्योंकि शब्द आपके पास बहुत कम है, शब्द ही मान लीजिए 1200 शब्द हैं। तो कौन कौन सी सेवाएं हैं जो पहले जो थी वो अर्बन में थी, अब उन्हीं सेवाओं को हमने गांव में शुरू किया है, या कैसे गांव, हाँ वो 1200 शब्दों फिर हो जाएगा वो। और उसके बाद है इसमें, हाँ नेक्स्ट ये स्वप्निल का है। ये तो कल वाला क्वेश्चन है क्या स्वप्निल? यस सर, ये पहले क्या है? अच्छा सर पहले इसका फॉर्मेट बता दीजिए, कैसे कैसे क्या लिखना है, पहले उसको प्रस्तावना में क्या लिखना है और उसके बाद पूरा फॉर्मेट बता दीजिए, इससे एक बार कन्वर्ट हो जाएगा, कोई भी ऐसे में दिक्कत नहीं आएगी सर। किसमें? डिजिटल इंडिया टू डिजिटल भारत का एक हाँ अच्छा फॉर्मेट बना दीजिए। ठीक है। अरे इसमें आज वाले क्वेश्चन कहाँ है? आज क्वेश्चन नहीं दे दिया आपने, ऐसे दे दिया था खाली। कैसे आया था सर? ऐसे आया था, अच्छा अच्छा, ठीक है।
ठीक है, एक बार मैं देखता हूँ, आपको बताता हूँ क्या है। सर क्वेश्चन है, सार्वजनिक परिवहन के नए ऑपरेटरों के प्रवेश को उदार बनाने से इस क्षेत्र की सेवाओं में सुधार और सुविधा में सुधार हो सकता है। ये कैसे होगा? एक बार फिर से बोलना, क्वेश्चन क्या है? सार्वजनिक परिवहनों में नए ऑपरेटर के प्रवेश को उदार बनाने से इस क्षेत्र की सेवाओं में सुधार और सुविधा में सुधार हो सकता है। अच्छा, ये है सार्वजनिक क्षेत्र पर नए ऑपरेटर को सुधार बनाने से क्षेत्र सेवा सुधार। तो इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? देखो, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इसको समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वजनिक परिवहन में नए ऑपरेटरों के प्रवेश को उदार बनाने से, पहली बात है सार्वजनिक परिवहन का मतलब समझिए क्या होता है ना? रोडवेज, बस, रेलवे, है ना, ये सार्वजनिक परिवहन है। और जो वोल्वो है वो निजी परिवहन है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? तो जो वोल्वो वाली बस होती है ना, या जो मेट्रो है, मेट्रो भी सरकारी नहीं है, ये प्राइवेट है। दिल्ली मेट्रो, मुंबई मेट्रो, कहीं की भी हो, ये सरकारी नहीं है, प्राइवेट है। तो सार्वजनिक परिवहन का मतलब है कि हम रोडवेज में और रेलवेज में, ठीक है, नए ऑपरेटरों के प्रवेश को उदार बनाने से इस क्षेत्र की सेवाओं में सुधार और सुविधाओं में सुधार हो सकता है। दिए गए कथन के आलोक में गंभीर रूप से रेलवे निजीकरण विचार का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो ये चीज है। तो एक मिनट में जरा, हाँ, तो इसमें देखो, बहुत आपको जो सरकार ने रेलवे का निजीकरण किया है, जो सरकार ने रेलवे का निजीकरण किया है, उसी को लेके हमें लिखना है। ठीक है, जो रेलवे ने निजीकरण किया है उसकी बात को समझना है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि अगर नए ऑपरेटर आएंगे तो सुविधाओं में सुधार होगा, इसमें कोई बाधा ही नहीं है। और ये मैंने आपको कल ही बोला था, और इसे हम बार बार बोलते हैं कि जो कदम सरकार उठाती है, ठीक है, वो हमें देखने में लग सकता है कि ये कदम गलत हो सकते हैं, या हमारे जो ढांचा है उसको बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो सकारात्मक पक्ष भी होते हैं। हमने बार बार बोला है कि अगर सरकार निजीकरण कर रही है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, या बिजली हो, कोई भी हो, तो उसके 98% जो प्रभाव है वो सकारात्मक होते हैं। ठीक है, हालांकि विरोध करने वाले लोग करते रहते हैं, भाई बीजेपी ने ये किया, मोदी जी ने पूरा देश बेच दिया, ये बेच दिया, वो बेच दिया। ठीक है, आपको नहीं लगता है कि एक सरकारी टीचर, ध्यान समझिए जो मैं बात कर रहा हूं, एक सरकारी टीचर, एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर, एक सरकारी वकील अपना बच्चा, अपना मरीज, अपना केस सरकारी अस्पताल या सरकारी हॉस्पिटल या सरकारी वकील को क्यों नहीं देते हैं? बताइए। एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला जो आदमी है, वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता है। एक सरकारी हॉस्पिटल में काम करने वाला डॉक्टर, उसके यहाँ अपने यहाँ कोई बीमार होता है तो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं भेजता है। एक गवर्नमेंट वकील, एडवोकेट अपने केस को, रिलेटिव वाले को गवर्नमेंट को नहीं दिलाता है। उसका रीजन क्या है? मतलब हम सरकारी क्षेत्र को बेहतर तो बना रहे हैं, है ना, बहुत सीधी सी बात है। आप एसबीआई में जाइए, आप एचडीएफसी में जाइए, या आईसीआईसी बैंक में जाइए, किसी प्राइवेट बैंक में चले जाइए,
दोनों में कितना डिफरेंस होता है, दोनों में कितना डिफरेंस होता है। तो निजी लोगों के आने से सुविधाओं में विकास होगा और साथ ही सुविधाओं का विस्तार भी होगा। अभी मान लीजिए कि दिल्ली से दूसरी तरफ हो मगर उससे अभी मान लीजिए दिल्ली से लखनऊ तक के लिए 10 रोडवेज हैं और उन्होंने प्राइवेट को भी अलाउ कर दिया तो 20 रोडवेज हो जाएगी। या आज 10 बसें जाती हैं, कल प्राइवेट भी अगर उसमें अलाउ हो गया तो लखनऊ के लिए 20 बसें जाएंगी। ठीक है, तो इससे सेवा का भी विस्तार होगा। और प्राइवेट में वो लोग भले कम, उनमें स्किल कम होती है लेकिन वो सेवाएं बेहतर देते हैं, ये बात जान लीजिए आप। ठीक है, तो समझ में आया ये? बताएं। डिजिटल हो मगर उसको रेगुलेट तो गवर्नमेंट करे ना, जिससे सार्वजनिक आम लोगों पे प्रभाव। अच्छा ठीक है, अच्छा ये बताइए कि दिल्ली में जो बिजली है वो टाटा की है, रिलायंस की है, किसी कोई प्रॉब्लम हो रही है? कई लोगों को पता भी नहीं है किसकी है, बिल आता है वो लोग जमा गवर्नमेंट नहीं। रिलायंस तो बंद हो गया है ना सर? नहीं, रिलायंस बिजली का जैसे दिल्ली गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है ना। हाँ देखो, बात इसको समझना है। जैसे मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन हो सकता है कि सेवाओं में विस्तार होगा कि नहीं होगा, तो पहली बात है सेवाओं में विस्तार भी होगा और सुविधाओं में भी विस्तार होगा। लेकिन अगर वही सेम बात आ जाती है कि अगर उसको आउट ऑफ कंट्रोल हो गई वो चीजें, तो फिर वो नकारात्मक में जा सकती है ना। ये बात तो सही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर हमेशा सर्विस अच्छी देता है, ये हम लोग सब लोग प्रैक्टिकली जानते हैं। ये अलग बात है कि जो सरकारी क्षेत्र है उसमें संसाधनों का अभाव नहीं है। जब आप एम्स में जाते हो, एम्स में कभी अगर जाना हो तो अगर देखना आपको कोई मौका लगे जाने का, तो आप देखना कि वहां पे किसी चीज की कमी नहीं है, मतलब वो ऐसे ही सब कुछ वहां पे है। तो सरकारी क्षेत्र पर संसाधन तो बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन वो लोग उतनी सक्रियता नहीं दिखाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में बस यही लिखना है कि सार्वजनिक परिवहन में नए ऑपरेटर का प्रवेश उदार बनाने से इस क्षेत्र में सुविधाओं में सुधार हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हमने आपको एग्जांपल दे दिए स्कूल का, हॉस्पिटल का, है ना। तो इसमें सुधार होगा, बिल्कुल होगा, इसमें कोई वो नहीं है। आप एग्जांपल देखिए, लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बस यही है, एक लिमिट से ज्यादा स्वतंत्रता किसी को भी परेशान कर सकती है, किसी को भी, ये चीज है। ठीक है अर्चना जी, और बताएं। जी सर। क्या डाउट हो रहा था इसमें, क्या लग रहा था आपको कि ये नहीं हो सकता ऐसा कुछ? नहीं सर, 250 वर्ड्स में था, शॉर्ट में तो लिखा जाएगा लेकिन 250 वर्ड्स में क्या क्या लिखे ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा ठीक है, था। पहली बात ये लिखना है इसमें, पहले तो ये व्याख्या करना है कि सार्वजनिक क्षेत्र परिवहन क्या है और निजी परिवहन क्या है। मुझे लगता है 50 से 60 शब्द आप इसमें खर्च करोगे। ठीक है, उसके बाद सार्वजनिक परिवहन में नए ऑपरेटर जो आएंगे उनको लाने का उद्देश्य क्या हमारा है। पहला ये हो गया, सार्वजनिक क्षेत्र क्या है और निजी क्षेत्र क्या है, इसके परिवहन को बताना है और उदाहरण भी दे देना है। जैसे मैंने आपको यानी यहाँ का मेट्रो का दिया, वोल्वो बस का दिया और रोडवेज का दिया, तो वो आप दे सकते हो। उसके बाद है कि क्यों हमें जरूरत पड़ रही है नए ऑपरेटर की या निजी क्षेत्र की। तो जरूरत इसलिए पड़ रही है कि हम नहीं,
पूरे दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो निजी क्षेत्रों का सहयोग लेते हैं अपने देश को चलाने में, और उन्हें करना भी चाहिए। आपको लगता है कि जो टाटा है या रिलायंस था या अंबानी, जो भी लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अगर आप 5 लोगों को निकाल दीजिए, 5 लोगों के नाम निकाल दो, टाटा फैमिली, रिलायंस फैमिली, मित्तल फैमिली, और 2-3 नाम हैं जिनको आप निकाल दो, तो देश में क्या बचेगा? है ना? क्या लगता है आपको कि टाटा का कोई योगदान नहीं है देश में? बहुत बड़ा योगदान है। एक बात अब मैं आपको बताऊं कि सरकार केवल 3% लोगों को जॉब दे सकती है। अब जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान सुनिए, सरकार केवल 3% लोगों को जॉब दे सकती है, कहीं की भी सरकार हो, और बाकी 97% कहाँ जाएंगे? रिलायंस में इतने लोग काम कर रहे हैं, टाटा में इतने लोग काम कर रहे हैं, मतलब जितनी प्राइवेट कंपनियां हैं, आप पूरा नोएडा देख लीजिए, पूरा हरियाणा देख लीजिए, पूरा दिल्ली देख लीजिए, मुंबई पूरी देख लीजिए, तो एक ऐसी कंपनी जो हमारे देश में आधारभूत संरचना का भी विकास कर रही है और यहाँ के लोगों को रोजगार भी दे रही है। एक आदमी जिसका परिवार है, पत्नी है, एक बच्चा है, माँ बाप है, उसको 15,000 रुपए महीने में प्राइवेट कंपनी दे रही है, तो क्या लगता है वो कम है क्या उसके लिए? कम से कम उसका घर तो चल रहा है, घर चल रहा है। ठीक है, तो आप कभी भी प्राइवेट सेक्टर के बारे में बहुत निगेटिव न सोचें और न लिखें। ठीक है, क्योंकि वो लोग कमा रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन एक आदमी 20 आदमी को काम भी दिए हुए है, 20 आदमी की रोजी रोटी, खाना पीना, दवाई, उसका परिवार चलता है। सपोज कीजिए कि एक कोचिंग है हमारी, इसमें कोई काम कर रहा है, ठीक है, 4 लोग 10 लोग काम कर रहे हैं, उनका परिवार चल रहा है उससे। समझ रहे मेरी बात? या कोई बड़ी कंपनी है तो उनसे उसी पैसे से उनके बच्चे पढ़ाई करते हैं, उसी पैसे से उनके माँ बाप की दवाई आती है, उसी पैसे से वो अपना दाम्पत्य जीवन गुजार रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि, और मोस्टली क्या होता है, जैसे मीडिया है, लोग हैं, एकदम बोल तो देते हैं कि भाई जो निजी क्षेत्र है, उद्योगपति हैं, आप ये नहीं समझ रहे हो कि वो लाखों लोगों को रोजगार दिए हुए हैं, है ना, रोजगार दिए हुए हैं। जो आदमी 20,000, 15,000, 15,000, 20,000 के हम एवरेज मानते हैं, हर महीने में पैसे लेके निकलता है कंपनी से, वो क्या क्या सपने सजोता है। तो आप कभी भी इस चीज को हमेशा ध्यान रखें, है ना। एक आईएएस ऑफिसर कितने लोगों को नौकरी दे सकता है? किसी को भी नहीं, एक आदमी को नहीं दे सकता। वो अपनी रिटायरमेंट के बाद खाली एक खाना बनाने वाला तो रख सकता है ना, एक ड्राइवर रख लेगा, ठीक, 2 से ज्यादा नहीं दे सकता नौकरी। अब वो भी रिटायरमेंट के बाद आईएएस को कितना सैलरी मिलेगा? 40,000, 50 मान लेते हैं, 60 मान लेते हैं, चलो 60 में वो अपना गुजारा करेगा, वो कुक को कहाँ पैसा देगा या ड्राइवर को पैसा देगा? मतलब 60,000 रुपए में, अगर आज की डेट में, अभी तो 60,000 नहीं मिल रहे रिटायरमेंट के बाद, अभी सैलरी जो है वो 85 आसपास है, अभी रिटायरमेंट होगी 20,000, 40,000 रुपए पेंशन मिलेगी, तो 40,000 में क्या क्या कर सकता है? 15,000 ड्राइवर को दे देगा, 10,000 खाने वाले को दे देगा, 35 रह गए, अपना कमाएगा कितने में? मेरी बात समझ रहे? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर की अपनी भूमिका है और इसको आपको बताना है। जब तक आप उसको बताओगे नहीं, तब तक रियलिटी सामने नहीं आएगी। सिर्फ गाली देना समस्या का समाधान नहीं है ना, समस्या का समाधान नहीं है, ये चीज है। तो इस पे सही कई बातें आप लिख सकते हो यहाँ पे। फिर उससे क्या, हम क्यों बुलाना चाह रहे हैं उनको? इसलिए बुलाना चाह रहे हैं कि हमारे पास पूंजी कम है, तो उनकी पूंजी यहाँ पे लगेगी। हमारे पास संसाधन कम है, वो यहाँ पर अपने संसाधन लगाएंगे आके,
और इससे फायदा ये होगा, जो हमारे दिल्ली से लखनऊ के लिए 10 बसें जाती थी, अब 20 बसें जाएंगी। इससे लोगों को सुविधा होगी, है ना। पहले 10 बस पे 20 लोग काम करते थे, एक कंडक्टर के ड्राइवर, अब 20 लोग को और रोजगार मिल जाएगा, है ना। रोजगार भी मिलेगा, सेवाओं का भी विस्तार होगा। और जब 10 बस की जगह पर 20 बसें होंगी, 20 की जगह 40 होंगी, तो सवारी को ले जाने के लिए वो सुविधाओं का ही विस्तार करेंगे, कि ताकि सवारी जो है लोग हमारे बस में बैठें या हमारे जो साधन है उसमें उसका इस्तेमाल करें। आप किसी प्राइवेट बैंक में जाते हो, क्यों इतना रेस्पेक्ट से बात करते हैं? कभी आप जाइए ज्वेलरी की शॉप पे, है ना, वो पूरा कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब पिलाते हैं आपको, है ना। तो वो ये चीजें हैं, ठीक है। तो अब तो लिख पाएंगे नहीं? जी सर। क्या अभी क्या डाउट है बताएं, आवाज थोड़ी निकल रही है कम आपकी, नहीं सर, लिख लेंगे। है ना, लिख लेंगे। तो स्वप्निल समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो बस यही समझना है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। और थोड़ी सी, सर, हाँ सर सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन है ना? अच्छा, सब्जेक्ट से। जैसा बोले थे सर हम कि मतलब सब्जेक्ट से भी दीजिए और फिर बाहर से भी दीजिए, करंट से भी दीजिए, एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चन तो होने चाहिए ना। 6 ही बना दीजिए टारगेट कम से कम, तो सब्जेक्ट भी ऐसे पूरा होगा ना सर, फिर जैसे वो आपका जरूरी है वो पॉलिटी भी। मैंने बोला है, तो आपका पॉलिटी आपका हुआ है और इकोनॉमी हुआ है, और साइंस अब हाँ पूरा हो रहा है, हाँ। ठीक तो है। पॉलिटी के सर जितने क्वेश्चन दिए हैं इतना ही है? नहीं नहीं, उतने नहीं है। अब पॉलिटी के अलावा हम साइंस से क्वेश्चन देंगे आपको, ठीक है। साइंस से क्वेश्चन देंगे, क्योंकि साइंस भी फिजिक्स का पूरा हो चुका है, और पॉलिटी के मैक्सिमम क्वेश्चन हो ही चुके हैं। बाकी तो जैसे प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, मुझे लगता है सबसे अच्छा आप लोगों का पॉलिटी ही हुआ होगा। पॉलिटी के टॉप, है ना। और पॉलिटी के टॉपिक भी मैंने आपको दे दिए थे, वेबसाइट पे भी डाल दिए हैं। वो आपके टॉपिक उंगलियों पे होंगे, जैसे प्रेसिडेंट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लोकसभा है, राज्यसभा है, मतलब ऐसे टॉपिक हैं जो आपको याद रहते हैं हमेशा, ठीक है। मैं उससे भी दूंगा, ठीक है। जी सर। हम्म। और कोई क्वेश्चन बताएं? स्वप्निल, अच्छा ये क्वेश्चन आप ऐसे मुझे कल लिख के दोगे आप लोग, निबंध? यस जी सर। सर। जी। अच्छा, ठीक है, इसको लिखिए और जितना ज्यादा हो सके। एक बार मैं आपको एक बात बताता हूँ मैं आपको, कि जब भी आप आंसर लिखें, खुद को बाउंड मत करिए, खुद को बांधिए मत। एक चीज आपने मेरी देखी होगी, कि जब मैं कोई टॉपिक कराता हूं, तो मैं खुद को रोकता नहीं हूं। तो जितने तरीकों से पूछा जा सकता है, उतने तरीके से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। उसी तरह से कोई भी नोट्स बनाइए। जैसे मैंने अभी यहाँ पे देखा, हमने कहा देखो क्वेश्चन में क्या क्या है। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मतलब बात बोल रहा हूँ, उसको ध्यान रखना है। यूपीएससी में बहुत, ये सिविल सर्विस में बहुत काम आएगी चीजें। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था, ये सार्वजनिक परिवहन में नए ऑपरेटर, तो सबसे पहले इसको तोड़ा जा सकता है टॉपिक को। सार्वजनिक परिवहन क्या होता है, निजी परिवहन क्या होता है, कम से कम इनको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। दोनों शब्दों को, दो चीज मिल रही है आपको। क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या होती है मेंस में या आंसर राइटिंग में, कि हम लिखें क्या। अगर आपसे ये बोल दिया जाए, देखो सार्वजनिक परिवहन के बारे में बताओ, आप बता दोगे, सबको पता होता है। निजी परिवहन के बारे में बताओ, सबको पता होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी शुरुआत कहाँ से करें। तो शुरुआत आप क्वेश्चन को तोड़ने से कर दीजिए, है ना। सार्वजनिक परिवहन के बारे में व्याख्या कर दीजिए। और इस चीज को आपने देखा होगा, मैं कोई भी टॉपिक लेता हूँ तो सबसे पहले उसी को तोड़ता हूँ, फिर उसके बाद जाता हूँ। और जितने ज्यादा हो सके चीजों को
घुसने की कोशिश कीजिए उसमें, अच्छा ऐसे नहीं वैसे, ऐसे ही पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, तो उसमें खुद को रोकिए मत कभी भी। और ये आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी होगी, सही बता रहा हूं मैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जितने अगर जहां आपने सोचने से खुद को रोक लिया कि नहीं, जहां आपने बांध लिया, देखो प्रस्तावना है और समरी है और क्या बोलते हैं उसको, सारांश, वो कंक्लूजन है, ठीक है, बस इतने पे आपने बांध लिया तो फिर प्रॉब्लम है। मैं बांधने के लिए क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप पीसीएस में या यूपीएससी में मेंस लिखते हो तो उसमें ये नहीं आता है कि मूल अधिकार क्या है, इनके प्रकार बताएं, ऐसा नहीं आता है क्वेश्चन। वो पता नहीं किस तरह से घुमाएगा और आप सिर्फ इसी मोड में पढ़ोगे कि देखो नागरिकता क्या है और नागरिकता को प्राप्त करने के उपाय क्या हैं। ये तो सिंपल हो गया 6th क्लास का, ऐसे थोड़ी पूछेगा वो। तो जब आप पढ़ें, जब आप नोट्स बनाएं, जब आप क्वेश्चन लिखें, तो खुद को एकदम फ्री छोड़ दें, जो घटना उससे जोड़ने की कोशिश करें। जैसे मैंने अभी एक दिन ऑप्शनल में टॉपिक करवाया था, सौरभ ने शायद, तो हाँ सौरभ थे उस समय, कि हमने कहा कि फ्यूचर में हो सकता है कि जो गंगा नदी है या ब्रह्मपुत्रा है या सिंध है वो उस तरफ मुड़ जाए, है ना। तो बहुत सारी बातें मैंने डिस्कस की थी उस समय, और मैंने उस समय ये भी बोला था कि जो मैं चीजें बता रहा हूँ इससे पहले मैंने कभी नहीं बताई, और मैं ऐसा अक्सर बोलता हूँ आपसे, और रियल में यही होता है। और वो कैसे होता है कि हम खुद को फ्री छोड़ देते हैं, वही आपको करना है, खुद को फ्री छोड़ना है और फिर कनेक्टिविटी बनाते जाना है। जैसे इसी टॉपिक में है नए, जैसे इसमें कहीं नहीं लिखा है कि नए ऑपरेटरों का प्रवेश, आपको छोटा सा हेडिंग बनाना है कि नए ऑपरेटरों की आवश्यकता क्यों है। अब इसमें लिख दीजिए क्यों आवश्यकता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूंजी निजी क्षेत्र भी लगाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो जो सेवाएं उनमें विस्तार हो, हम चाहते हैं सेवाओं की सुविधाओं में सुधार हो, है ना, हम चाहते हैं कि रोजगार बढ़े। इतने सारे पॉइंट हैं उसमें, है ना। इन्हीं में से बहुत सारे में जब ये आप सोचोगे तो आपके शब्द कम नहीं पड़ेंगे, ये बात ध्यान रखना है। और इसके लिए थोड़ा पढ़ते रहा करो, पढ़ोगे तभी चीजें निकलेंगी, ये भी है ना, पढ़ते रहा करो। और जब मौका लगे तो डीडी न्यूज वगैरह है, आरएस टीवी है, इनको चला के छोड़ दिया करो, देखते रहा करो यहाँ क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, ये है ना। फेसबुक चलाने से अच्छा ये चला के छोड़ दो, ये ज्यादा ठीक है। ऐसा नहीं है जो कनेक्टिविटी हम बना पाते हैं ये 2007 में भी थी, ऐसा नहीं था। ये तभी आती है जब आपके अंदर कुछ होता है, और कुछ कब होगा, खूब पढ़िए, जितना हो सके पढ़िए चीजों को। और वो कहीं ना कहीं जरूरी, आप ये मत सोचिए आपको याद हो रही है, ये मत सोचिए, वो खुद ब खुद आ जाएंगी। आप पढ़िए और उनको भूल जाइए, लेकिन जब उन चीज की जरूरत पड़ेगी आपके दिमाग को, वो तुरंत वहां से उठा लेगा, तुरंत वो चीज आप अप्लाई कर दोगे, ठीक है। इस तरह से करिए तो बहुत कुछ आसान हो जाएगा मेंस के लिए। मतलब मेंस में लोग नंबर क्यों नहीं ला पाते, एक तो क्वेश्चन ही नहीं लिखते हैं, खोलने की तो दूर की बात है, खुद को खोलेंगे तब ना जब वो लिखने की जरूरत करेंगे, लिखने की जरूरत ही नहीं करते। एक उनका गाना होता है बहुत पुराना सा कि सर कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, विजन की या किसी और की, अब वो मिलती नहीं है ना। जब मैं आगरा क्लास लेने गया था सौरभ, तो कई स्टूडेंट यही बोल रहे थे, तो वो सब होता है, ठीक है। और आप लोगों के पास तो ऐसा है कि डेली हम आपके साथ 1 घंटा, पौन घंटा, आधे घंटा जो भी रहते हैं क्वेश्चन के ही लिए रहते हैं। तो इतना ज्यादा खुद को खोल लीजिए कि कहीं से भी कैसा भी आए आप आंसर लिख सको, ठीक है। हाँ, सर इसके लिए एक ही रामबाण है, खूब पढ़िए,
पढ़िए भूल जाइए, दिमाग खुद ब खुद ले लेगा जब जरूरत पड़ेगी। तो ये मत सोचिए हमें याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, खुद ब खुद ले लेगा वो। ठीक है, ये चीज है। तो ठीक है, अभी हम लोग यहीं पे रोक सकते हैं, कोई और कुछ तो पूछना नहीं है। ठीक है, ठीक जी सर।